कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं विजिबल नहीं हो पा रही थी, इसलिए मुझे क्लास ही अपलोड करनी पड़ेगी आज। देखिए लाइव सेशन नहीं हो पाएगा। देखिए मैं आज आपको वैसे ही समझा देती हूँ। देखिए ओम का नियम देखिए कुछ इस प्रकार से। ओम का नियम होता क्या है, चीज़ों को समझिए, समझने से चीज़ें आसान होती हैं। देखिए माना कि ये एक चालक तार है, मान लीजिए ये चालक तार है, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही मानिएगा, ठीक है। अब इसमें मैं प्रवाहित कर रही हूँ आई धारा, विद्युत धारा। चालक का अर्थ क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसा तार जो कहलाएगा चालक तार, ठीक है। अब इसमें क्या हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है जो आई हो रही है, ठीक है। अब ये इसका पहला सिरा, ये इसका दूसरा सिरा, यानी इन दोनों सिरों पे क्या होंगे, विभवांतर होंगे, जिसे हम वोल्ट तभी कहते हैं, ठीक है। V1 विभवांतर और V2 विभवांतर, और इनके सिरों पे जो विभवांतर है वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, यानी हम कह सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। अब जैसे हम ये प्रोपोर्शनल नियतांक हटाएंगे, यानी प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, तो हमारे पास एक नियतांक निकल कर आएगा जो है R, जिसे हम प्रतिरोध भी कहते हैं। एग्जाम में आए तो आपको ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। V इज प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, चालक तार बनाना है, और V1 V2 लिखना है, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है ये आपको शो करना है, नीचे लिखना है चालक तार, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारितंत्र के अजैविक घटक। अब इस चीज को समझिएगा, पारितंत्र यानी एनवायरमेंट, ठीक है। अजैविक घटक, अ यानी नहीं, जैव, देखिए जैविक है, जीव धन अ, ठीक है, जिसमें क्या नहीं है, जान नहीं है। देखिए प्राकृतिक गैस हो गया, ठीक है, प्राकृतिक गैस, मिट्टी, जल, ये क्या होंगे, अजैविक घटक, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। प्रतिच्छेद का अर्थ होता है काटना। अब देखिए जो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। इसका कारण ये है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दो दिशा कभी नहीं होती है, उनकी दिशा केवल एक होती है, और एक दिशा होने के कारण ही ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाली हानि। पहले हम ये जानेंगे जीवाश्म ईंधन होते क्या है। देखिए जीवाश्म ईंधन होते हैं लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या है, जीवाश्म ईंधन। अगर आपको एग्जाम में हानि ना पूछ के आपको ये पूछे जीवाश्म ईंधन के उदाहरण लिखिए, जीवाश्म ईंधन होते क्या है, तो आपको क्या लिखना है, पेट्रोलियम, कोयला, लकड़ी, ये क्या है, जीवाश्म ईंधन। अब देखिए अब इनको जलाने से क्या हानि हो सकती है। देखिए जैसे अगर आप कोयला जलाते हैं, ठीक है, या फिर पेट्रोलियम, ठीक है, कोयला जलाने से क्या होगी, एक हानिकारक धुआं निकलेगी, हानिकारक गैस निकलेगी, ठीक है। और हानिकारक गैस निकलने के कारण हमारे जो श्वास में जो गैस आती है, ठीक है, क्या आती है, हमारे श्वास में ऑक्सीजन गैस आती है, ठीक है, वो उसमें रुकावट उत्पन्न होगी। इस कारण हमें श्वास लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी, ठीक है। यानी जीवाश्म के ईंधन से श्वास संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये क्या है, हानिकारक इफेक्ट है। आपने ये चीज तो हमेशा सुनी है कि कोयला होता है, ठीक है, आपने जिसे हम सिगड़ी कहते हैं आमतौर पे, उसे हम एक कमरे में रख कर, यानी कोयला सिलगा कर, ठीक है, उसे कमरे में रख दे तो हमें कमरे को बंद नहीं करना चाहिए। क्यों, ये तो हमने आमतौर पे सुना है क्योंकि एक जहरीली गैस निकलती है, ठीक है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम CO के नाम से भी जानते हैं। इस कारण हमें श्वास लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स जीवाश्म ईंधन से होने वाली हानियां आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू विद्युत परिपथों को कौन से क्रम में जोड़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था घरेलू विद्युत परिपथ को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब देखिए इस चीज को हम कैसे समझेंगे। अब देखिए मुझे चालू करनी है लाइट, तो सीधी सी बात है, मुझे पता है लाइट का ये स्विच है, तो मैं लाइट के स्विच को दबाऊंगी। लाइट के स्विच को दबाने से ऐसा तो है नहीं कि मेरा फैन का स्विच ऑन हो जाएगा या मेरा फैन चलने लग जाएगा, नहीं। लाइट को दबाया है यानी एक परिपथ का दूसरे परिपथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लाइट का स्विच दबाया तो लाइट ही जलेगी, फैन नहीं चलेगा, ठीक है।
ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखिए इस परिपथ में यानी समांतर क्रम में जो वॉल्टता होती है वो बराबर बनी रहती है। वॉल्टता का अर्थ है विभवांतर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए घरेलू विद्युत बल्ब होते हैं ना, जैसे हम आमतौर पर क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं ना, बल्ब, लट्टू। ठीक है, उसमें होता है जो तार होते हैं वो बने होते हैं टंगस्टन धातु के। किसके? टंगस्टन धातु के, जिसे हम कैपिटल W से लिखते हैं। ठीक है, और ये आवर्त सारणी में 74 नंबर पे 74 नंबर पर आता है। ठीक है, अब देखिए वो टंगस्टन का बना हुआ क्यों होता है? क्योंकि टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है और प्रतिरोध क्षमता भी क्या होती है? उच्च होती है। इसे आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो तंतु है लट्टू के अंदर, बल्ब के अंदर तंतु है वो गलता नहीं है, गलता नहीं है। इससे आपको याद हो जाएगा गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितने % एनर्जी जाती है? देखिए स्टूडेंट्स, पारितंत्र में 10% एनर्जी जाती है केवल। ठीक है, 100% में से केवल 10% एनर्जी ही जाती है। और 10% एनर्जी जाने के कारण, ठीक है, लास्ट में जो डिकम्पोजर होता है यानी अपघटक होता है। अपघटक में क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव हो गए। ठीक है, ये क्या है? अपघटक का काम करते हैं। तो इसमें लास्ट में बचती है 0.01%। ठीक है, और ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश हमें 100% एनर्जी देता है और 100% एनर्जी में से प्रोड्यूसर, जिसे हम कहते हैं उत्पादक। अब इसकी डेफिनेशन भी समझिएगा। उत्पादक होते हैं हरे पेड़ पौधे, यानी हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं। हरे से हम याद कर सकते हैं उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और सीधी सी बात है, जिसमें हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, जिसमें हरित लवक पाया जाता है, यानी प्लांट्स में हरित लवक पाया जाता है, वो पाया जाती है पत्ती में। कहाँ पाई जाती है? पत्ती में। अब देखिए हरित लवक है, इसका मतलब क्या होगा? प्लांट अपना खाना खुद बनाएगा, और अपना खाना खुद बनाएगा तो वो किसी पर डिपेंड थोड़ी है, नहीं, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। यानी हरे पेड़ पौधे किस में आते हैं? उत्पादक में आते हैं। यानी वे कारक जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं रहते, वो कहलाएंगे उत्पादक। ठीक है, अब उपभोक्ता, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर। ठीक है, अब समझिएगा इस चीज को। उपभोक्ता यानी वे जीव जो किस पर डिपेंड है? हरे पेड़ पौधों पर डिपेंड है, या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से हो गया यानी डायरेक्ट, और अप्रत्यक्ष रूप से हो गया इनडायरेक्ट। अब इसे भी समझिएगा। डायरेक्ट का मतलब है, जैसे इनडायरेक्ट का पहले मतलब समझिएगा। जैसे घास, बकरी घास को खाती है। ठीक है, अब हम इंसान सर्वाहारी प्राणी है, मनुष्य क्या है? सर्वाहारी प्राणी, यानी वो किसको खा रहा है? बकरी को खा रहा है। सर्वाहारी का मतलब क्या होता है कि वे जीव जो मांस भी खाए और क्या खाए? शाक भी खाए। यानी जो शाकाहारी का मतलब हो गया, जैसे पेड़ पौधे वगैरह हो गए, है ना, इसे हम कहेंगे अनाज, पेड़ पौधे, ये क्या है? शाकाहारी है जीव। ठीक है, यानी इंसान कैसा है? मनुष्य कैसा है? सर्वाहारी प्राणी। कैसा है? सर्वाहारी प्राणी। अब देखिए उपभोक्ता, हाँ मैंने कहा प्रत्यक्ष रूप से, यानी इनडायरेक्टली वो डिपेंड है। घास, बकरी घास को खा रही है और उस बकरी को मनुष्य खा रहा है, यानी इनडायरेक्टली वो किस पे डिपेंड है? वो डिपेंड है किस पे? उत्पादक पर। ठीक है, यानी जो मनुष्य है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है किस पे? उत्पादक पे। ठीक है, अब देखिए उत्पादक में उदाहरण देखिए, गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य। ठीक है, अब देखिए अपघटक, वे जीव जो सड़े गले खाद्य पदार्थों को सरल रूप से तोड़ते हैं, यानी विघटन का कार्य करते हैं। ठीक है, सड़े गले खाद्य पदार्थों को विघटित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अपघटक। अपघटक को हम अपमार्जक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपघटक समझिएगा। जैसे कोई जीव मर गया, हमने उसे फेंक दिया। ठीक है, यानी सूक्ष्म जीव उस पर क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे और उसे सड़ा हुआ है वो, ठीक है, उसे क्या करेंगे? तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये कहलाएगा अपघटक। और लास्ट में जाते जाते 0.01% क्या जाती है? एनर्जी जाती है किसमें? अपघटक में। और स्टार्टिंग में 100 में से केवल 10% एनर्जी ही फ्लो होती है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? मानव की आंत में कैलीफॉर्म
जीवाणु पाया जाता है। देखिए, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्या? अब इस चीज को समझिएगा। अम्ल होते क्या हैं? अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है, हमने अम्ल की यही परिभाषा पढ़ी है, यानी H+ आयन देते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही हमने एक बीकर लिया, ठीक है, बीकर में हमने क्या करा, एक बीकर लिया, उसमें अम्ल की कुछ बूंदें डाली, हमने डाला HCl अम्ल। ठीक है, तो ये टूटा H+ और Cl- में, यानी दोनों हो गए, दोनों आवेश हो गए Cl H+ और Cl-। तो हम कह सकते हैं एनोड भी हो गया और कैथोड भी हो गया। ठीक है, अब इस बीकर में लेकर हमने अम्ल डाला, फिर हमने क्या करा, एनोड और कैथोड लगाया और फिर इसे परिपथ लगाकर बल्ब से जोड़ दिया। ठीक है, और जैसे ये आवेश एक दूसरे के पास गमन करने लग जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, बल्ब जलने लग जाएगा। इसे हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। ठीक उसी प्रकार क्षार का जलीय विलयन भी विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि क्षार क्या है, समझिए NaOH क्या है, क्षार। हमने उसी प्रकार से एक विलयन लिया, यानी जल से भरा हुआ विलयन है, उसमें हमने डाला NaOH, Na+OH- और लगा दिए हमने क्या, इलेक्ट्रोड्स। यहाँ लगा दिए एनोड, यहाँ लगा दिए कैथोड, इसे जोड़ दिया एक परिपथ से, ऊपर लगा दिया एक बल्ब। ठीक है, और जैसे हमने बल्ब लगाया, आवेश गमन करने लग गए, एक आवेश यहाँ, एक आवेश यहाँ, यानी प्लस नेगेटिव की तरह, नेगेटिव प्लस की तरफ घूमने लग गए, और क्या हो गया, बल्ब जलने लग गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि अम्ल तथा क्षार का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग बदलती है क्या? शुष्क यानी सूखी, सीधी सी बात है, जब वो सूखी है तो सीधी सी बात है वो आयनों में नहीं टूटेगी, और आयनों में अगर वो नहीं टूटेगी तो क्या होगा, आयनों में नहीं टूटेगी तो आवेश उत्पन्न नहीं होगा, और आवेश अगर उत्पन्न नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, तो लिटमस पत्र बदलेगा कैसे? लिटमस पत्र बदलता कैसे है? देखिए, जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, क्षार लाल को नीला करता है। अब वो आयनों में टूटेगा ही नहीं, तो वो क्या होगा, वो लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलेगा, क्योंकि अम्ल की डेफिनेशन ही ये है कि वो H+ आयन देता है। जब शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H+ आयन देगा ही नहीं, तो उसका यानी लिटमस पत्र का रंग कैसे चेंज होगा? उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।